गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग एसएसटी के अंतर्गत आज अर्थशास्त्र में सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में जो लोग हैं उसको पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने संसाधन के अंतर्गत संसाधन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा और संसाधन की क्रियाएं क्या हैं उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बाजार की क्रियाएं हैं और गैर बाजारी क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में मुख्यतः 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र पर हम लोगों ने चर्चा किया, मैं फिर बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित जितने चीजें हैं बच्चों वो सब प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कृषि से संबंधित तो जान ही रहे हैं आप, और कृषि से जो जुड़े हुए जैसे मछली पालन, पशुपालन, खनन मतलब जो जमीनों से खोद के अयस्क सोना चांदी या धातु व उपधातु निकाला जाता है वे, डेयरी गाय भैंस से संबंधित जो दूध का पालन है वो, और मुर्गी पालन, ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती हैं बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में लाती हैं। या ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र है जो इस प्रकार एक प्रकार के उद्यम को दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर। जैसे आप लोग खनन से क्या करते हैं, लोहा प्राप्त करते, खनन से अयस्क प्राप्त करते हैं। अब अयस्क में लोहा है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां हैं, कई धातु लगे हैं, लेकिन अब वो अगर फैक्ट्री में नहीं आएगा बच्चों तो वो शुद्ध रूप से जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं लोहे के रूप में और किसी काम के रूप में, तो वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये क्या करता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाली वस्तु हों उनको उपयोग के हिसाब से क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र का काम है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सेवा करना। इन दोनों क्षेत्रों की ये क्या करता है, सेवा करता है। इसके अंतर्गत आपका व्यापार आता है, व्यापार के बाद परिवहन आता है। कोई भी वस्तु चाहे वो बनने के लिए फैक्ट्री में जाए या फैक्ट्री से बनने के बाद बिकने के लिए बाजार में आए, उसके लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। संचार, फोन आपका जो है, मोबाइल फोन, टेलीफोन और सारी चीज, बैंकिंग, लेन देन, कर्जा जमा करना, पैसा, ये सारी चीजें क्या है, बैंकिंग से संबंधित हैं। बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, घूमने की बातें, ये सारी चीजें क्या हैं, आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आज हम लोगों को जो मेन टॉपिक है वो क्या है, बाजार की क्रियाएं। देखिए बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, जब भी किसी वस्तु या काम को लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, क्या किया जाता है, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, या कोई काम करते हैं उसके बदले आपको श्रमिक या पैसा मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, बाजारी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। और गैर बाजारी क्रियाएं क्या है, तो इसमें जो बाजारी क्रिया है उसमें आपका सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट और सरकारी दोनों लागू होता है। गैर बाजारी क्रियाओं का मतलब है स्व के उत्पादन से या अपने उपभोग के उत्पादन से। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और प्रसंस्करण करके अचल संपत्तियों का लेखा जोखा किया जाता है। ठीक है ना। गैर बाजारी क्रियाओं का मतलब समझ लो बच्चों कि अपने उपयोग के लिए, जैसे आप कृषि करते हो तो कृषि करते हैं, बहुत से लोग बाजार के लिए करते हैं। जैसे गन्ना उत्पादित करते हो तो गन्ना का कितना रखोगे आप, ये बाजार के लिए। तंबाकू की खेती, मेंथा की खेती, साग सब्जी की खेती, ये क्या है, ये बाजारी क्रिया है। लेकिन चावल, गेहूं, दाल, मटर, आलू, ये सब क्या है, ये लगभग गैर बाजारी भी है। यानी जब तक आपके उपभोग की चीजें नहीं होती जब तक आप इसको नहीं बेचेंगे, यानी जब एक्स्ट्रा रहेगा तभी आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है ना। अगर क्या है, बेच सकते हैं। परंपरा के आधार पर परिवार में जो क्या होता है, पुरुष व महिलाओं के बीच क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर देखते हैं हम लोग घरों में कि महिलाएं जो होती हैं बच्चों घरों का काम देखती हैं, जबकि पुरुष क्या करता है, पुरुष खेतों में काम करता है, कार्यालय में काम करता है या अन्य स्थानों पर काम करता है। सुधीर की माता जी भोजन बनाने का काम करती थी, कपड़े धोने का काम करती थी, सफाई का काम करती थी और बच्चों के देखभाल आदि का काम करती थी और घर का काम भी करती थी। सुधीर की माता जी क्या थी, परिवार के लिए क्या करती थी, पालन पोषण के लिए जो सेवाएं देती थी उसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यानी कह सकते हैं कि वो गैर बाजारी क्रियाएं करती थी। यानी बाजारी क्रियाएं वो है कि वैसा काम जिसके बदले आपको कुछ ना कुछ पैसा या प्रश्रमिक मिले, और गैर बाजारी क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं कि जिसके लिए आपको कोई भी आप काम करें तो उसके लिए आपको पैसा वगैरह न मिले। तो जो महिलाएं भारत में लगभग जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, माता आपकी भाभी, आपकी बहन या कोई और महिलाएं, उन सभी को उनके काम के बदले पैसे नहीं दिए जाते। अतः इनकी सेवाओं को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय में भी सम्मिलित नहीं किया जाता था। जबकि माधव जी की माता यही काम दूसरे को घरों में जाकर करती थी तो उन्हें इसके लिए भुगतान मिलता था।
उनकी इन सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है ना। शिक्षित एवं कौशल दोनों बाजारों में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख जो निर्धारक तत्व होते हैं। ठीक है ना। ज्यादातर महिलाओं के पास कम शिक्षा और कम कौशल की बात होती है, यानी ये ट्रेंड नहीं होती हैं, महिलाएं अनट्रेंड रहती है ना, इसीलिए इन्हें पुरुषों की अपेक्षा क्या मिलता है, वेतन भी कम मिलता है। ज्यादातर महिलाएं वहां कार्य करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, न ही कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। ठीक है, यानी महिलाएं वही जगहों पे काम करती हैं जहां अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। अनियमित रोजगार उनके पास रहता है, निम्न आय रहता है। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रसूति आवास भी नहीं मिलता, सामाजिक सुरक्षा जैसी भावनाएं वो भी नहीं मिलती, यानी सुरक्षा भी नहीं मिलता। फिर भी उच्च शिक्षित और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन प्राप्त होता है। जो बैंकों में काम करती हैं, नौकरियां करती हैं, पढ़े लिखे होकर टीचर बन जाती हैं, सारे लोगों को क्या है, पुरुषों के समान वेतन मिलता है, पुरुषों के समान सुरक्षा मिलती है। लेकिन जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, ट्रेंड नहीं रहती, यानी उनको ट्रेनिंग नहीं मिली रहती, उन महिलाओं को नौकरियों में वेतन भी कम मिलता है और बहुत सारी सुरक्षाएं भी नहीं मिलती। ठीक है ना। महिलाओं के लिए संगठित क्षेत्रों में बताया शिक्षण, जो में शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। कई महिलाओं ने अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर समान नौकरियों के अतिरिक्त प्रशासनिक, यानी जो IAS, PCS, DM, कलेक्टर ये वाला है उसमें मिलता है, और अन्य सेवाओं में बैंकिंग, रेलवे में भी जॉब करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता, गुणवत्ता क्या है, वह जनसंख्या जो अपने ट्रेनिंग से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से अपने देश, अपने समाज की सेवा कर सके, यानी उसकी आय में बढ़ोतरी कर सके, वही क्या कहलाती है, गुणवत्ता कहलाती है। समझ गए ना। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर आधारित है, साक्षरता दर पे रहती है, जीवन प्रत्याशा यानी व्यक्ति का जीवन कितना है, इन सभी चीजों पर निर्धारित करती है। लेकिन ये कब होगा, जब बच्चों, मनुष्य को, उस देश में रहने वाली जनसंख्या को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, देश के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा अच्छा शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उनके ट्रेंड, उनके कौशल की व्यवस्था की जाएगी, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। मतलब तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, क्या क्या निर्भर, किस पर निर्भर करती है, साक्षरता दर पर निर्भर करती है, वहाँ के कौशल प्रोग्राम पर निर्भर करती है, वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है ना। जनसंख्या की जो गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर को निर्धारित करती है। अगर जनसंख्या अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, बीमार लोग नहीं है, ट्रेनिंग लोग हैं, तो ये लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे तो देश की GDP या जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी। साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या क्या करती है, परिसंपत्तियां बना, परिसंपत्तियां मतलब खुद के लिए भी पैसा बनाती हैं और अपने देश और समाज के लिए भी पैसे का निर्माण करती है। शिक्षा, देखिए अभी हम लोग सुधीर और माधव के बारे में पढ़ा है। सुधीर ने अपने जीवन के शुरुआती वर्ष में अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, जिसका परिणाम उसे अच्छे वेतन की नौकरी के रूप में प्राप्त हुआ। शिक्षा का योगदान सुधीर के लिए ही नहीं अपितु समाज के लिए विकास में भी महत्वपूर्ण है। इसे ही राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि होती है। अब सुधीर पढ़ा लिखा एक अच्छी कंपनी में काम करने लगा, अच्छी सैलरी मिलने लगी, तो उसके द्वारा जो किया गया पैसा जो वो टैक्स के रूप में देगा, जो और चीज के रूप में सरकार को देगा, वो क्या कहलाएगा, वही उसका राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है ना। प्रशासनिक कार्य क्षमता को बढ़ाता। अब वो अगर माधव की तरह बीमार रहता, पढ़ा लिखा नहीं रहता, तो वो भी गांव में ही खेती करता, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी प्रशासनिक जो कार्य क्षमता है वो बढ़ पाती। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, साधारण एवं गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसी के अंतर्गत नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति वाले अच्छे विद्यालय खोलने की बात की गई है, जो प्रत्येक जिलों में किया भी गया है। ज्ञान और कौशल संबंधित ट्रेनिंग के लिए प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण संस्थाएं खोलेंगे, जैसे हम लोग ITI के नाम से जानते हैं। शिक्षा पर जो व्यय था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए थे और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रखा गया था। यानी जैसे जैसे भारत में विकास होता गया, वैसे वैसे शिक्षा पर सरकार का ध्यान जाता गया और शिक्षा पर भी सरकारों ने अच्छा पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। यदि का शिक्षा दर दिया गया है, 1951 में 30% था, 1961 में 40% हुआ, 1971 में 50 के करीब हुआ, 1981 में 60 से ऊपर गया, 1991 में 70 के करीब गया,
और 2011 में करीब 80 के करीब में गया। ठीक है ना। ये क्या है, इस एजुकेशन जो है, शिक्षा का जो आपका दर है, उसके बारे में चित्र के माध्यम से बताया गया। साक्षरता जो है वो प्रत्येक नागरिक का एक अधिकार और कर्तव्य भी है। अधिकार क्या है कि संविधान द्वारा उसे प्रदत्त है, और कर्तव्य क्या है कि वो जैसे खुद पढ़ा है वैसे अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों को भी शिक्षित करने की बात करें। फिर भी जनसंख्या में विभिन्न भागों में व्यापक अंतर पाया जाता है। अंतर क्यों नहीं है? महिलाओं की अपेक्षा में पुरुषों की जो जनसंख्या, जो शिक्षित दर है वो काफ़ी अधिक है, और कितना 16.6% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा दर करीब 16% अधिक है। केरला में 2011 में साक्षरता दर जो थी वो 94% थी, जबकि बिहार में 62% है। एक ही देश है। यानी क्षेत्र और समुदाय या कह सकते हैं विभाग के अनुसार इसमें साक्षरता दर की भी कमी आती है। भारत के 8.58 लाख से भी ज़्यादा गांव में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली फैल चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, स्कूल शिक्षा में इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ देने की उच्च दर ने कम कर दिया। मतलब जो पहले बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब हर गांव में स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, ये सारी चीज़ें खुल गए हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो इस कारण से अब जो बीच में विद्यालय छोड़ने की बातें होती थी वो कम हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम तथा स्कूल लौटो शिविर की शुरुआत की गई। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उन्हें अच्छे भोजन के लिए मिड डे मील की योजना शुरू की गई थी। मैंने बताया था मिड डे मील पहले आपके तमिलनाडु में शुरू हुआ था। उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ग के नामांकन में जो था वो भारी वृद्धि हुई, इसमें 25.2% तक वृद्धि हुई। 2017-18 में 30 वर्ष और 2021 तक यह प्रयास किया गया है कि इतना किया जाए। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि हुई है। गुणवत्ता राज्यों के विशेष पाठ्यक्रम में बदलाव को स्वीकार किया है। व्यवसायीकरण, जैसे मैंने बताया ITI, पॉलिटेक्निक, IIM, MBA, BBA, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बल पर जो सरकार ने जाल बिछाने का काम किया है केंद्र सरकार ने, वो भी बहुत अच्छा है। योजना दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन, जो व्यक्ति स्कूल कॉलेजों में जाके नहीं पढ़ सकता, कहीं काम कर रहा है फिर भी पढ़ाई करना चाहता, तो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी वो पढ़ाई कर लेता। औपचारिक वही बात है। अनौपचारिक यानी वही, औपचारिक रूप से मतलब जाके पढ़ सकते हैं, अनौपचारिक रूप से बिना जाए पढ़ सकते हैं। दूरस्थ मैंने बताया अभी वही है डिस्टेंस एजुकेशन। और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों को भी अभिसरण पर क्या किया है, केंद्रित किया गया। यानी सरकार हर तरीके से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दूर हैं, तो दूर डिस्टेंस एजुकेशन से आप पढ़ाई कर सकते हैं, यानी घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाई करा रहे हैं। विगत 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1951 में से लेके 2015-16 में के मध्य कॉलेजों विश्वविद्यालयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। छात्रों के नामांकन और टीचरों की भर्ती प्रक्रिया में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ये आपका चार्ट जो है, ये चार्ट दिखाया गया है। ठीक है ना। चार्ट में दिया है जैसे 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या 750 थी, विश्वविद्यालयों की संख्या 30 थी, उसमें 2,63,000 स्टूडेंट थे, जिस शिक्षकों की संख्या कितनी थी, 24,000। और अंत में देखें हम लोग 2015-16 में 41,435 विश्वविद्यालयों की संख्या, महाविद्यालयों की संख्या है, 753 विश्वविद्यालयों की संख्या है, 28,48,000 इतना विद्यार्थियों की संख्या है, 14,38,000 टीचरों की संख्या है। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे सरकार जागरूक हुई, लोगों को भी जागरूक हुए, और सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, वैसे वैसे लोगों को भी उच्च शिक्षा या शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। ठीक है ना। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो स्वास्थ्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी
देश में अगर व्यक्ति को महत्वपूर्ण संसाधन बनाना है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो देश के लिए अच्छा संसाधन बन सकता है।